Hi guys. So once again I am back with a new topic. So today we are going to discuss the sources of business finance. तो सबसे पहले जो हमारा बिजनेस फाइनेंस है इसमें है कि ये जो मनी रिक्वायर्ड है मनी हमें क्यों चाहिए ताकि हम जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है उसको कैरी कर सकें। ठीक है। सो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज उसको हम क्या बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। तो इसकी डेफिनेशन है जो बिजनेस फाइनेंस है इसको ब्रॉडली अगर डिफाइन करें तो ये एक्टिविटी कंसर्न करती है प्लानिंग के साथ रेजिंग के साथ कंट्रोलिंग जो करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स जो है ठीक है यूज किए जाते हैं बिजनेस में ये सारा कुछ है उसको डिफाइन करती है। ओके। अब जो रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस है इन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे पहले तो है कि ये इफेक्ट करती है सरवाइव के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है या फिर ग्रोथ ऑफ फॉर्म है वो सारा डिपेंड करता है बिजनेस फाइनेंस पे। इफ यू हैव मनी आपके पास पैसा है आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो देन उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज कर सकते हो बैलेंस कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस भी क्या करता है सर्वाइव करता है। वैसे ही क्या है ग्रोथ होती है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो देन वहां पे क्या है ग्रोथ है बिजनेस की। देन उसके बाद है इट इज नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन के लिए जो है वो भी बिजनेस फाइनेंस जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। और फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये भी है एक इंश्योर करता है कि जो भी फंक्शनिंग है सिस्टमेटिकली है ऑर्डरली है ताकि बिजनेस का जो काम है जो रन है वो स्मूथ हो सके। तो फाइनेंस जो है एक तरह से बैकबोन होता है एवरी बिजनेस का। ठीक है। हर एक बिजनेस का एक बैकबोन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अगर पैसा है तो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद है इट ब्रिंग्स अ स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइजेस तो स्टेबिलिटी मिलती है एंटरप्राइजेस को। राइट। उसके बाद जो भी है एक्सपेंशन है मॉडर्नाइजेशन है डाइवर्सिफिकेशन है वो पॉसिबल तभी होता है जब एडुकेट फंड्स जो है अवेलेबल होते हैं। राइट। अगर क्या है फंड्स है पैसा है तो आप क्या करते हो बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करते हो। ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसको आप यूज करते हो तो डाइवर्सिफिकेशन भी करना जो है उसको डाइवर्ट करना भी पॉसिबल हो जाता है। राइट। उसके बाद है इट सपोर्ट्स टू द अदर फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस। अब जो भी अदर फंक्शनल एरियाज है बिजनेस के उसको भी सपोर्ट किया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ एडिशनल चीजें भी कर सकते हो। ठीक है। और इट हेल्प्स इन मीटिंग द जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के उसमें भी कहीं ना कहीं क्या करता है हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने का। देन जो बिजनेस फाइनेंस है वो हेल्प करता है फर्म को जिसमें जो बिजनेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं है ना उसको क्या किया जाता है कि सॉर्ट आउट किया जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है बिजनेस फाइनेंस की हेल्प से। राइट। तो ये रोल है बिजनेस फाइनेंस का। उसके बाद फाइनेंशियल नीड जो है एक बिजनेस की ठीक है नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है सबसे पहले है जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है जिसमें क्या है जो फंड चाहिए हमें किस चीज के लिए ताकि हम क्या कर सके परचेज कर सके फिक्स एसेट्स को बिजनेस के लिए। राइट। उसके बाद सेकंड वन है वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल हमारी जो है बेसिकली ये हमें करते हैं हम इसको एक्सपेंड करते हैं और ये रिलेटेड होते हैं जो हमारी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होते हैं। अब डेली बेसिस पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं किसी को कैरेज देना है कोई बिल देना है ठीक है कोई हमने इंटरेस्ट पेड करना है बहुत सारी चीजें होती है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हमें क्या चाहिए हमें बिजनेस फाइनेंस चाहिए। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट है अब क्लासिफिकेशन हमारी जो है बिजनेस फाइनेंस की ऑन द बेसिस ऑफ जो ओनरशिप है वो है ओनर्स फंड है ठीक है और बोरोड फंड है। ओनर फंड है जिसमें पर्सन क्या करता है अपने खुद के फंड्स को यूज करता है ठीक है अपने बिजनेस के लिए वो क्या कर रहा है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। ठीक है। वो अपने फंड्स को आगे जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है ठीक है बिजनेस में। उसके बाद बोरोड फंड है यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या करता है बोरो करता है जैसे मान लो कि उसने जो बिजनेस में जो जहाँ पे उसने काम करना है वहां पे उसने रेंट पे ले लिया। ठीक है। रेंट पे बिल्डिंग ले ली तो ये क्या हो जाता है बोरो फंड हो जाता है। तो आगे इसकी क्लासिफिकेशन है इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। राइट। उसके बाद है हमारा जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल बेसिकली होता है तो वो है जो रिटेन अर्निंग्स होती है बिजनेस में ट्रेड क्रेडिट से भी दिया जाता है फैक्टरिंग है लीज फाइनेंसिंग है इशू करते हैं हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है किस चीज के लिए ताकि पैसा आए है ना। ये आगे हम डिटेल में करेंगे। पब्लिक डिपॉजिट है कमर्शियल पेपर्स है डिवेंचर्स है कमर्शियल बैंक्स है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके। तो ये जो हम है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है तो रिटेन अर्निंग्स क्या होते हैं रिटेन अर्निंग्स जो हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं रिटेन प्रॉफिट्स वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट।
अब बेसिकली ये जो प्रॉफिट जनरेट होता है कंपनी में, ठीक है, कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से जितने उसने जो पेमेंट करनी है सबको वो दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, हमारी इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, ठीक है, अदर देन और सर्जीव, जब सबको क्या की जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। लास्ट में क्या किया जाता है, तो कुछ रिजर्व जो है वो रखा जाता है। रिजर्व हम क्यों रखते हैं कि मान लो इन फ्यूचर कोई भी हमें अगर कुछ नीड होती है फाइनेंस की, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो रिटेन अर्निंग्स है ये इसके साथ ही रिलेटेड है कि ये जो एक प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, जो हमारे स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं एज ए डिविडेंड, बट इसको क्या किया जाता है, दोबारा री इन्वेस्टेड किया जाता है बिजनेस में, ठीक है। तो इसको एज ए रिजर्व जो है रखा जाता है, क्योंकि जो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कि पे ऑफ करना है डेट को, ठीक है, या फिर परचेज करनी है कैपिटल एसेट बिजनेस के लिए, तो उसके लिए रिजर्व करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब हमारी फैमिलीज में हमारे मदर्स जो है वो क्या करते हैं, जैसे किया जाता है, खर्चा किया जाता है घर का, लेकिन कुछ वो सेव करके रखते हैं मनी, है ना, कुछ फाइनेंस सबकी फैमिलीज में है, राइट। तो उसको क्या करते हैं, अगर मान लो कोई जरूरत है, कुछ आपने परचेज करना, एडिशनल परचेज करना है, घर में कोई जरूरत की चीज लेके आनी है, तो वही मनी क्या की जाती है, उसको बाद में यूटिलाइज किया जाता है। ऐसे ही बिजनेस में, बिजनेस क्या करता है कि कुछ जो रिजर्व्स है आफ्टर पेइंग दैट, वो क्या करता है, रिजर्व करके रखता है उसको, ठीक है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जब हम पेमेंट कर देते हैं सब, राइट। और ये रखा जाता है, फ्यूचर फोरकास्टिंग की जाती है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट हमने करना है, कुछ इंटरनली हमें कोई चीज लेनी है बिजनेस के लिए, तो उसके लिए उसको यूज किया जाता है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स, ओके। तो उसके बाद अब इसकी कुछ मेरिट्स क्या है, तो मेरिट्स इसमें है, जो रिटेन रिटेन अर्निंग है एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड हो जाता है जो अवेलेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि मेरे पास जो है एक सोर्स पड़ा हुआ है, कि अगर अगर बिजनेस चाहता है कि हाँ जी मैंने कोई चीज जो है एडिशनल लेनी है, या फिर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। और इसमें कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना, कोई डिविडेंड नहीं देना, कोई फ्लोटेशन जो है कॉस्ट नहीं लगानी है, ठीक है, ये कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये जो फंड है जनरेटेड होता है, इंटरनली होता है, ठीक है। तो एक ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्रीडम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इसको यूटिलाइज कर भी सकते हो, रिजर्व भी करके रख सकते हो। तो ये सारी जो है चीजें आ जाती है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि रिटेन अर्निंग जो है एक क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी होता है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, ठीक है। जो भी अगर मान लो टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी आ जाए, या फिर क्या हो कंपनी फाइंड करती है कि डिफिकल्ट है अरेंज करना फाइनेंसिस को कुछ अदर सोर्सेज थे, तो कंपनी क्या करती है, रिटेन अर्निंग के रिजर्व्स को क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है, ओके। और ये जो इंटरनल सोर्सेज है मोस्ट डिपेंडेबल है, ठीक है, देन द एक्सटर्नल सोर्सेज। हम बाहर से क्यों ले, जब हमारे पास इंटरनल ही है। तो एक्सटर्नल सोर्स जो डिपेंड्स होता है ज्यादातर प्रेफरेंस जो होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट कंडीशंस होती हैं, तो बेटर है कि जो इंटरनल सोर्स है हमारे रिटेन अर्निंग है उनको यूटिलाइज किया जाए, राइट। अब मेरिट्स के साथ साथ कुछ क्या है, लिमिटेशंस भी हो। अब लिमिटेशंस हैं कि अब जब हम क्या कर लेते हैं, मान लो हमने कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव में जो है प्रॉफिट को हमने रख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो है लोअर डिविडेंड मिलता है, ठीक है, हम कम डिविडेंड देते हैं। अब इक्विटी क्या है, इक्विटी का कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, ठीक है, उनको है कि जो लास्ट में बचा उनको दे दिया, राइट। प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स होता है, डिवेंचर्स हो गए, लेकिन जब उनको कम डिविडेंड मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जो हमारे शेयर होल्डर है वो डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है, उनको तो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, राइट। उसके बाद है, ये एक असर्टन सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है, जो प्रॉफिट है बिजनेस की फ्लक्चुएटिंग करता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपको जो है एक्सेसिव में प्रॉफिट मिले, समटाइम्स नहीं भी मिलता है, समटाइम्स बिल्कुल प्लेन मिलता है, तो ये भी चीजें होनी जो है नॉर्मल। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है एसोसिएटेड होती है दीज फंड्स, या फिर यहाँ पे नोट रिकॉग्नाइज किया जाता है मैनी फर्म्स के थ्रू, तो ये जो है उसके साथ क्या करती है, एसोसिएटेड करती है। तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग की जो इंक्रीज होगी, अगर होगा तो वहां पे इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है रिटेन अर्निंग की बेसिकली इन्वॉल्व रहता है, नो रिस्क ऑफ डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल जो है वो भी चीज जो है इन्वॉल्व हो जाती है, राइट। सो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस है, ओके। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वन इज अ ट्रेड क्रेडिट। अब जो ट्रेड क्रेडिट है, ये क्रेडिट है जो कि एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, बेसिकली जो सप्लायर्स होते हैं उनको बाय करना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं,
वो ट्रेड पे क्रेडिट लेते हैं, मतलब ट्रेड पे क्या करते हैं, बोरो कर देते हैं। तो कहते हैं कि हाँ जी हमने ये चीज ली है तो हम आपको जो है पे करेंगे लेटर, ठीक है। तो एनी टाइम यू टेक द डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, इक्विपमेंट है, अदर वैल्यूएबल विदाउट पेइंग कैश, ठीक है, आप कैश नहीं देते ऑन द स्पॉट। सो आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप उधार पे क्या ले रहे हो, चीजों को परचेज कर रहे हो। ट्रेड की जो चीजें हैं आप उसको बोरो कर रहे हो, तो ट्रेड क्रेडिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट, राइट। अब इसमें जो है बेसिकली इसमें जो एडिशन है, अब इसमें जो ट्रेड क्रेडिट होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है बेसिकली 3 to 6 मंथ तक की होती है, मतलब ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फैसिलिटी दी जाती है। तो ये जो अवेलेबल होता है ट्रेड क्रेडिट, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द फर्म क्या है या साइज ऑफ द फर्म क्या है, स्टेटस जो है वो फर्म का कैसा है। ऐसा नहीं है कि कोई आया तो उसको उठा के क्रेडिट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस का नेचर साइज स्टेटस जो अच्छा है तभी आपको क्या मिलता है, ट्रेड क्रेडिट मिलता है। अब इसकी कुछ अब मेरिट्स हैं। अब जो ट्रेड क्रेडिट है वो कन्वीनियंट होता है, ठीक है, और एक कंटिन्यूस सोर्स है फंड्स का जिसमें जो है मिलता है। तो इसमें जो ट्रेड क्रेडिट जो है अवेलेबल होता है, ठीक है, विदाउट कोई भी हम स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये पार्ट होता है मैन्युफैक्चरर और ट्रेड की साइड से, राइट। अब जो ट्रेड क्रेडिट है वो रेडिली अवेलेबल रहता है इन द केस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, राइट, और जो कस्टमर्स हैं नोन है, ठीक है, टू द सेलर के, राइट। तो ऑब्वियसली है कि अगर उसको एक फेद है कि हाँ जी ये पर्सन मुझसे लेके जा रहा है, ट्रेड क्रेडिट लेके जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो मेरे को पेमेंट जो है उस टाइमली कर देगा, राइट। उसके बाद है ट्रेड क्रेडिट जो है नीड्स है, इसमें प्रमोट करना है जो सेल्स होती है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे जो है कोई फ्लोटेशन कॉस्ट जो है इन्वॉल्व नहीं होती जिसमें अरेंज करना होता है ट्रेड क्रेडिट को। तो इसमें समटाइम्स जो है सप्लायर जो है इंक्रीज करता है जो प्राइस ऑफ कमोडिटी की है, राइट। जैसे मान लो रॉ मटेरियल जो है सप्लाई किया जाता है, तो जब वो सेलिंग करता है गुड्स को, ठीक है, क्रेडिट पे करेगा, ओके। उसके बाद है जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे इंक्रीज करती है अपनी इन्वेंट्री लेवल को, जिसमें जिसमें वो मीट करती है जो भी एक्सपेक्टेड राइज होता है ना सेल्स वॉल्यूम में, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे है कि जो हमारा यहाँ पे कोई रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रेड क्रेडिट। इजी होता है कि अगर एडजस्टेड करना है जो चेंजिंग नीड्स है या फिर परचेज है या फिर टाइम ऑफ पेमेंट है, तो जनरली उसको एडजस्ट किया जाता है किस व्यू पे, जो पास्ट डीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो ट्रेड कार्ड में जो बायर है जनरली इशू करता है एक प्रिमिजरी नोट होता है इसमें, ठीक है, इन केस अगर वो क्या करता है अपना फेल कर देता है जो उसका कमिटमेंट हुआ है, ठीक है, सप्लायर से, तो सप्लायर से इसमें क्या करेगा, उस पर लीगल एक्शन ले सकता है, ओके। तो ये किस पे होता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा प्रिमिजरी नोट, ठीक है। तो उसके उसके बेस पे क्या होती है, ये डीलिंग होती है। तो ये है प्रिमिजरी नोट। तो अब मेरिट्स के साथ साथ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। पहले तो अवेलेबिलिटी जो है इजी और फ्लेक्सिबल है, ट्रेड करने में जो भी फैसिलिटीज देती है वो यूज करती है। तो इंडल्ज होता है ओवर ट्रेनिंग में, सो मे बी एड जो है वहाँ पे रिस्क जो है फर्म को वो ज्यादा हो जाता है, राइट। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स जो है जनरेट की जाती है किसके थ्रू, ट्रेड क्रेडिट को। तो जनरली जो कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स है उसको जो कंपेयर करें मोस्ट अदर सोर्सेज के, तो रेजिंग मनी ऑब्वियसली होता है क्योंकि आप जो है क्रेडिट पे जो चीज है वो ले रहे हो, ठीक है। तो ये इसकी क्या है लिमिटेशन। अब नेक्स्ट है हमारा लीज फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे लीज फाइनेंसिंग का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो या तो मीडियम है या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। इसमें जो ऑनर है वो एसेट देता है अनदर पर्सन को, ठीक है, राइट देता है उसको यूज करने के लिए, और एसेट जो है एक पीरियोडिकल पेमेंट्स के बेस पे की जाती है, ठीक है। ओनर जो है इस एसेट का उसको बोलते हैं लेसर, और जो यूजर है इसको हम क्या बोलते हैं लेसर, राइट। तो इसके कुछ मेरिट्स और कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसके मेरिट्स क्या है, तो बेसिकली अब अनेबल होता है जो लेसी होता है, रिक्वायर करता है एसेट को विद द लोअर इन्वेस्टमेंट, है ना। जैसे मान लो कि हम चीजें कुछ रेंट पे लेते हैं कुछ टाइम के लिए तो उसको यूज करते हैं, है ना। जैसे हमने रेंट पे लिया, घर लिया, राइट, हम इसको यूज किया, जितने टाइम भी हम यूज करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल वट एवर हम उसको यूज कर रहे हैं ना, उसके बदले में हम पेमेंट कर रहे हैं लाइक दिस। तो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होती है, इजीली होती है एज अ फाइनेंस एसेट्स के, तो कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो लीज जो है रेंटल पेड किया जाता है लेसी की तरफ से, ठीक है, डिडक्टेबल होता है जो जो भी कंप्यूट किया गया है जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स है, राइट। तो ये प्रोवाइड करती है फाइनेंस विदाउट जो डिलीटिंग होती है ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी एसेट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें ओनरशिप खत्म हो रही है या फिर कंट्रोल ऑफ बिजनेस जो है खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके।
अब इसकी जो नेक्स्ट लिमिटेशंस है, अब जो लीज अरेंजमेंट है कई बार इम्पोज करती है कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन द यूज ऑफ एसिड। अब आप अपना घर रेंट पे देते हो तो ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि हाँ जी आप वॉल पे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है, टैप्स जो है ऐसे, पानी, वॉट एवर, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसे ही बिजनेस में है तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जब हम यूज करते हैं एसिड्स को, राइट। और जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो इफेक्टेड होता है इन द केस ऑफ जो लीज अगर क्या हो, रिन्यू नहीं होती, राइट। तो ये जो रिजल्ट है इन द हायर पे आउट ऑब्लिगेशन में, इन द केस ऑफ द इक्विपमेंट में नोट फाउंड, बेसिकली जो यूजफुल है, तो लेजी जो ऑप्ट करता है कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन लेता है लीज एग्रीमेंट पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है इसमें इन्वॉल्व होती है। तो लिमिटेशंस ऑब्वियसली देयर है, एक एसिड देनी है उसको एज ए जस्ट थोड़ा यूज करने के लिए, तो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ऑब्वियसली वहां पे लगेगी, ओके। तो ये है हमारा लीज फाइनेंसिंग। उसके बाद हमारा आता है पब्लिक डिपॉजिट। अब जो पब्लिक डिपॉजिट है, जो पब्लिक डिपॉजिट जो है रेफर करते हैं यहाँ पे अनसिक्योर्ड जो डिपॉजिट होते हैं, जो हम क्या करते हैं इनवाइटेड करते हैं फ्रॉम द पब्लिक, ओके। तो ये कंपनी है वो क्या करती है, वो विशिंग है कि जो इनवाइट करते हैं पब्लिक डिपॉजिट इन द प्लेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो हम एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट होगी न्यूज़पेपर में, ओके। तो एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक जो है इसको फिल करता है, प्रिस्क्राइब करता है फॉर्म को और डिपॉजिट करता है मनी विद द कंपनी, ओके। तो एनी मेंबर जो भी होता है यहाँ पे पब्लिक में, वो फिलअप करता है ये प्रिस्क्राइब फॉर्म को, वो डिपॉजिट करता है मनी को विद द कंपनी। तो जो कंपनी जो है क्या करती है, इन रिटर्न इशू करती है डिपॉजिट रिसिप्ट, है ना। जैसे मान लीजिए किससे हम लेते हैं तो हमें जो है रिसिप्ट मिलती है यहाँ पे, तो कंपनी क्या करती है यहाँ पे डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो इशू करती है। तो ये रिसिप्ट जो है एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होती है बाय द कंपनी कि उसने पैसा कंपनी में लगाया, तो एक्नॉलेज करती है उसको, तो क्योंकि कंपनी ने उसको बाद में रिटर्न करना है। तो इन टर्म्स ऑफ वो कंडीशन की जो डिपॉजिट है प्रिंटेड होती है ऑन द बैक ऑफ द रिसिप्ट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर जो डिपेंड करता है कि पीरियड ऑफ डिपॉजिट कौन सा या फिर रेपुटेशन ऑफ द कंपनी भी है वो किस तरह की है, ओके। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो है पब्लिक क्या करती है अपना पैसा कंपनी में लगाती है, ठीक है। तो ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जो इनवाइटेड किया जाता है कंपनी को, ठीक है, किससे, फ्रॉम द पब्लिक, मेनली जो फाइनेंस वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है उसको फिलफिल करने के लिए, राइट। तो इसके जो मेरिट्स हैं, तो इसमें जो है जो कंपनीज जो है मोर्गेज करती है कोई भी एसेट को पेमेंट किसी को नहीं करती, किसके अगेंस्ट, पब्लिक डिपॉजिट रेज जो करने होते हैं किससे, जनरल पब्लिक से। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है ऑब्टेनिंग करने डिपॉजिट वो सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस लगाई हुई है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट जो है ये नहीं होता कि उसका यूजली डू नॉट यूजली क्रिएट, कोई भी चेंज नहीं होता है एसेट्स ऑफ कंपनी में। तो जो एसेट्स है वो यूज होती है एज अ सिक्योरिटी किस चीज के लिए, फॉर द रेजिंग जो लोन किया गया है अदर सोर्सेज से, वहां भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये इसकी मेरिट्स हैं, राइट। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई न्यू कंपनीज है वो जनरली क्या करती है, फाइंड करती है कि डिफिकल्ट होता है रेज फंड करना किससे, पब्लिक डिपॉजिट से, इतना इजी नहीं होता क्योंकि एक कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो तभी क्या होता है जो जनरल पब्लिक है वहां पे डिपॉजिट करती है, ठीक है। तो इट इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है एज अ पब्लिक, ठीक है। तो जो नोट रिस्पॉन्ड नहीं करती, जो कंपनी जो है उसको नीड्स होती है मनी की, इसके लिए या अगर नहीं करेगी पब्लिक रिस्पॉन्ड तो ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए क्या हो जाता है, एक तरह से कंपनी का जो सारी चीजें हैं वो डाउन चली जाती है। कंपनी को पैसा चाहिए लेकिन पैसा नहीं होता और बिना फाइनेंस के कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। देन कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट जो है वो डिफिकल्ट है, पर्टिकुलरली जब जो साइज ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड, अगर हमें क्या चाहिए, लार्ज चाहिए, बिजनेस को लार्ज अमाउंट चाहिए, तो वहाँ पे उसको इकट्ठे करना इतना इजी नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, राइट। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर जो है या सीपी उसको डिफाइन करते हैं, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो इशू किया जाता है एज अ प्रीमिसरी नोट इसके दौरान बाय द जो बिग कॉर्पोरेशंस होगी, ठीक है, और उनकी एक्सीडेंट क्या है, क्रेडिट रेटिंग, मतलब क्रेडिट पे देते हैं, तो इसमें इशू किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट है इज नॉट अ बैक्ड बाय द कोलेट्रल, ठीक है, ओनली जो लार्ज फर्म्स है विद द कंसिडरेबल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है जो इसको ऑथराइज करती है और इशू करती है इस इंस्ट्रूमेंट को। ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसे ही नॉर्मल कर दे, जो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, लार्ज फर्म होती है वो इसको कंसीडर करती है कमर्शियल पेपर। तो इसमें है
कि एज ए अभी इशू किया जाता है, जैसे प्रोमिसरी नोट हो गया, तो इसमें क्या होता है कि एक होता है कि हाँ जी इस पर्सन को हमने क्या दिया, एज ए क्रेडिट दिया, राइट। तो उस केस में जो पर्सन है वो लाइबल होता है रीपेमेंट के लिए। अगर बाई चांस क्या करते हैं वो पर्सन नहीं करता, रीपेमेंट नहीं करता, तो उस केस में इसके थ्रू जो है उसके ऊपर केस किया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो बिग फर्म्स है, तो उसके ऊपर क्या करती है, केस करती है, राइट। तो इसके अब जो मेरिट्स हैं, कमर्शियल पेपर जो है सोल्ड और अनसिक्योर्ड बेसिस होता है, तो इसमें जो कोई भी कंटेन नहीं करता, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं होती इस पे। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, ऑब्वियसली बिग बेस पे होता है, ठीक है। प्रोवाइड करता है मोर फंड जो कंपेयर्ड होते हैं अदर सोर्सेज के साथ। तो कमर्शियल पेपर जो प्रोवाइड करता है कंटिन्यू सोर्स ऑफ फंड्स को, राइट, कंटिन्यूटी रहती है उसमें। तो आता है कंपनी जो है पार्क करती है ये एक्सेसिव फंड्स को कमर्शियल पेपर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे अर्निंग होती है सम गुड्स रिटर्न्स की ऑन द सेम, राइट। तो उसके बाद मैथ्स के साथ साथ क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो जो फाइनेंशियली साउंड करता है, हाईली रेटेड फॉर्म होते हैं, रेज करती है अपनी मनी को इसके थ्रू, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू। तो जो साइज ऑफ मनी है वो रेज होती है कमर्शियल पेपर, तो लिमिटेड है क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। सप्लायर्स ऑफ द फंड्स जो है पर्टिकुलर टाइम पे होना नहीं होना, राइट। तो कमर्शियल पेपर जो है एक इम्पर्सनल मैथड होता है फाइनेंसिंग का, जो कंपनी क्या करती है यूज करती है, ओके। तो इसमें जो है एक वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स होता है, जैसे लोन अमाउंट हो गया उसको इंक्रीज करते हैं, देन एज वेल वो डिक्रीज भी होती है, राइट। तो इसके बाद अब जो है हमारे कुछ इशू ऑफ शेयर्स होते हैं, ठीक है। इशू ऑफ हमारे किए जाते हैं, एक हमारा इक्विटी शेयर्स आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स में जो इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, राइट। इसमें जो है जो इक्विटी शेयर्स को है इसकी जो लास्ट पेमेंट की जाती है, सबसे पहले जितने भी सारे हैं जिनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको किया जाता है, तो लास्ट में जो बचता है तो वो दिया जाता है इक्विटी शेयर्स को। तो इक्विटी शेयर्स जो है कि मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, क्योंकि ये इशूड किसको किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को। हम जैसे लोग जो है, हम अगर हम कंपनी इशू करती है तो हम जनरल पब्लिक है, अगर हम हमारा इंटरेस्ट है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम जो है शेयर्स परचेज करते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है वो अदर शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से कम होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे इंजॉय नहीं करते, कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है इनको, ठीक है। किसके रिगार्ड, जो रीपेमेंट होती है कैपिटल की या डिविडेंड की, जो भी इनको कैपिटल जो मिलता है या फिर डिविडेंड मिलता है, उसका कोई भी फिक्स नहीं होता। कंपनी को प्रॉफिट है तो उनको मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा, लॉस है तब भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये जो एंटाइटल है रेजिडुअल इनकम होती है कंपनी की, तो यहाँ पे जो ये इंजॉय करते हैं, सिर्फ जो राइट होता है कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, उसमें ये कर सकते हैं, उनका राइट है। तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं कलेक्टिवली जो है ओनर्स ऑफ द कंपनी जो है होते हैं, राइट, एक पार्ट बन जाते हैं जब हम शेयर्स परचेज करते हैं इक्विटी शेयर्स का। तो जो भी अफेयर्स होते हैं बिजनेस के, उसका हमारे पास राइट मिल जाता है, राइट टू कंट्रोल, ओके। तो इसके कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस भी हैं। तो मेरिट्स हैं कि जिसमें इक्विटी शेयर जो है सूटेबल होता है इन्वेस्टर के लिए, जो विलिंग होते हैं, जिसमें उन्होंने ये देखा होता है कि रिस्क जो है वो भी है, ठीक है, और हायर रिटर्न्स भी। ऑब्वियसली हम रिस्क ही लेते हैं कि हमें पता है कि अगर कंपनी को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये भी तो एक हायर रिस्क है। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, समटाइम्स क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है एज कम्पेरेटिवली अगर जब कंपनी को हाई प्रॉफिट हो। सो इट्स अ चॉइस कि हमने कौन सी कंपनी के परचेज करने हैं शेयर्स, राइट। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स वो कोई कंपल्सरी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि उनको देना ही देना है, नहीं कुछ भी हुआ तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। सो इक्विटी कैपिटल जो है सर्व करती है एज ए परमानेंट कैपिटल होती है, ठीक है, जो रीपेड होती है ओनली एट द टाइम ऑफ जब लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी जो है कर दी जाती है, राइट। अब इक्विटी कैपिटल जो है प्रोवाइड करती है क्रेडिट वर्दीनेस हो गया, ठीक है, दिया जाता है कंपनी को, कॉन्फिडेंस होता है टू द प्रोस्पेक्टिव लोन्स प्रोवाइडर। तो ये इसके क्या है मेरिट्स। उसके बाद इसके अब लिमिटेशंस क्या है। अब इन्वेस्टर जो है who wants के जो स्टेडी इनकम है may not be preferred in the equity shares, ठीक है, एज अ इक्विटी शेयर गेट फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, तो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स है, तो परमानेंट नहीं है कि रिटर्न मिलेगा मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी शेयर है जनरली जो है मोर एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ रिवर्सिंग फंड्स टू द अदर सोर्सेज, तो इसकी जो है वो ज्यादा है, ये जो अदर हम लेते हैं, ठीक है। इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर जो है डिल्यूट किए जाते हैं, और वोटिंग पावर और जो अर्निंग्स है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की रोकी जाती है, खत्म कर दी जा सकती है। तो मोर फॉर्मेलिटीज जो है और प्रोसीजरल डिलेज है वो इन्वॉल्व होते हैं जब हम रेज करते हैं फंड को, किसके थ्रू, जब इशू करते हैं इक्विटी शेयर्स को,
राइट। उसके बाद बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये एक तरह से अलाउ करते हैं इन्वेस्टर को, जिसमें उसका ओन एक स्टेक होता है, जिसमें इशू करती है कंपनी विद द कंडीशन। ठीक है, तो कंपनी डिसाइड करती है पे करना डिविडेंड। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है, ठीक है, जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स्ड होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6% कर दिया मैंने कि 6% जो है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना, ठीक है, या 12% देना, 11% देना, 7% देना, इट्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कंपनी क्या डिसाइड करती है। तो जो होल्डर्स है ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स वो क्या होते हैं, उनको जो है हमेशा फर्स्ट टू बी पेड। ठीक है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, तो उसका जो फिक्स है वो देना देना है। जब कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है कि प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाए। ठीक है जी। उसके बाद है दिस ईयर ऑप्शन, यहाँ पे कोई इनको वोटिंग राइट नहीं होता, ये रिसीव करते हैं डिविडेंड। ठीक है, बिफोर जब ऑल अदर शेयर्स जो है या फिर रीपेड होता है फर्स्ट एट द फेस वैल्यू को, और कंपनी जब क्या की जाती है लिक्विडेटी के लिए होती है, तो उनको जो है प्रेफरेंस किया जाता है, इनको पहले दिया जाता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ जो लिक्विडेशन होती है कंपनी की। राइट। अब मेरिट्स जो है इसके, तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है प्रोवाइड करते हैं रीजनेबली स्टेडी इनकम को। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ओके, और जो प्रेफरेंस शेयर्स है यूज किए जाते हैं, यूजफुल होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें वो क्या करते हैं, उनको जो है फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है विद कंपैरेटिवली लो रिस्क। उनको पता है कि हमें फिक्स्ड मिलना है, तो यहाँ पे रिस्क जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये कोई भी इफेक्ट नहीं करता, जो भी कंट्रोल है इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। ठीक है, मैनेजमेंट जो है एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसको कोई भी डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट, उसको नहीं होता। ओके, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो सुटेबल नहीं होते दोज इन्वेस्टर जो कि विलिंगली क्या करते हैं, टेक द रिस्क लेते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं हाई रिटर्न्स में, उनके लिए नहीं प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली पता है कि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, तो जितना है आपको उनका ही मिलेगा, उससे ज्यादा थोड़ा ना मिलेगा। उसके बाद प्रेफरेंस कैपिटल जो है डिल्यूट होती है, जिसमें क्लेम किया जाता है इक्विटी शेयर को ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी के लिए। ठीक है, जो रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जनरली हायर होता है, किसके देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर। ओके, और ये कुछ कॉस्टली होते हैं एज कंपेरेटिवली इक्विटी शेयर्स के। और ये बेसिकली कंपनी जो है अपने बहुत ही कह सकते हो कि आपके उनके जो नियर बाय के पर्सन हैं उनको ही इशू करती है। ऐसा नहीं होता कि किसी को भी, जो भी इसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं आगे, उसको इशू करती है। ठीक है, तो अब कुछ हम डिफरेंस देखते हैं इक्विटी शेयर विद द प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे है, जस्ट मिनट, हाँ जी, तो जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है सबसे पहले आता है रेट ऑफ डिविडेंड। अब रेट ऑफ डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो है पेड किया जाता है, उसका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। लेकिन जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर को वेरी करता है, ईयर टू ईयर हो गया, या फिर डिपेंडिंग हो जाता है जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होता है। ठीक है, एरियाज ऑफ डिविडेंड, जो होल्डर्स है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के, जो उनका जो कुछ एरियाज होता है पास डिविडेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका भी कोई एरिया नहीं होता कोई भी पास डिविडेंड्स को लेके। अगर है आपको प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, वोटिंग राइट जो है प्रेफरेंस शेयर को कोई भी राइट नहीं होता जो पार्टिसिपेट करना है मैनेजमेंट में। ठीक है, कोई इनको नहीं वोटिंग राइट होता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो इंजॉय करते हैं, उनको वोटिंग राइट्स तो होते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब ये जो शेयर्स हैं प्रेफरेंशियल राइट होता है इनको रिसीव करना डिविडेंड बिफोर, अगर बिफोर एनी जो डिविडेंड पेड किया जाता है इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी से पहले जो है इनको प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर्स को इनको पहले जो है डिविडेंड दिया जाता है। और यहाँ पे इक्विटी में पेमेंट ऑफ जो डिविडेंड है इक्विटी शेयर्स को, वो होता है जब आफ्टर हम सब पे कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। जब पहले प्रेफरेंस शेयर को पे करेंगे, उसके बाद जो होगा उसको हम पे करेंगे इक्विटी शेयर्स को। और कन्वर्टिबिलिटी, अब ये जो शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स हैं इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, सो दिस इज द बेसिक जो डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। ओके, उसके बाद आता है हमारा डिवेंचर। अब जो डिवेंचर है हमारा एक तरह से एक टाइप है, तो डिवेंचर एक टाइप है डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो कि नॉट सिक्योर नहीं होता बाय द फिजिकल एसेट और द कोलेटरल। तो डिवेंचर्स जो है एक तरह से बैक्ड होते हैं बाय द जो जनरल क्रेडिट वर्दीनेस है कि रेपुटेशन ऑफ द इशूअर है। तो बहुत जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, फ्रीक्वेंटली इशू करती हैं दिस टाइप ऑफ बॉन्ड को, किस चीज के लिए, ताकि वो अपनी कैपिटल को सिक्योर कर सके। तो लाइक द अदर टाइप्स हो गए, जैसे बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ये डॉक्यूमेंटेड होते हैं इन एन इंडेंचर। राइट, तो इसको एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स भी बोलते हैं डिवेंचर्स।
तो डिबेंचर जो है एक कॉमन सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। एक क्या हो गया कॉमन, इसको आप कह सकते हो एक कॉमन जो है सिक्योरिटीज होती हैं जो कि इशू की जाती है, ठीक है। किसके अंडर, जो बोरोड फंड कैपिटल होती है। तो डिबेंचर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रेज किया जाता है लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल को। डिबेंचर को हम क्रेडिटशिप सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उसको हम क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी कहा गया है। तो डिबेंचर को हम डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टिफिकेट है जो इशू करती है कंपनी, ठीक है, अंडर जो सील होती है या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट होती है। तो होल्डर जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर, राइट। तो अब इसमें जो है एक कंपनी जो है नीड्स उसको होते हैं फंड्स की, ठीक है, एक्सटेंशन करती है वो, ठीक है, या तो एक्सटेंशन करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो विदाउट, जब हमें इंक्रीजिंग होता है शेयर कैपिटल, सो इट्स कैन बोरो फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है, जिसमें इशू किया जाता है सर्टिफिकेट किस चीज के लिए, फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है हमारा डिवेंचर, सच एज ए लोन, इसको हम सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं, डिवेंचर, ठीक है। तो डिवेंचर ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इन द सेम वे फॉर द, जैसे इशू करते हैं इक्विटी शेयर्स, राइट। तो डिवेंचर क्या होते हैं, इशूड होते हैं ये अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी के, और एक्नॉलेज किया जाता है जो रिसिप्ट ऑफ मनी होती है, ओके। जैसे मान लीजिए जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये कंपनी का डिवेंचर्स का सर्टिफिकेट है, तो ऐसा कुछ इशू किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही पुराना है जस्ट, ओके। सो इसकी कुछ मेरिट्स हैं। अब इसकी मेरिट्स क्या है, ये प्रेफर करता है बाय द इन्वेस्टर जो कि हु वांट फिक्स्ड, उनको चाहिए कि फिक्स्ड इनकम हो, ठीक है, लेसर रिस्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स कर दिया जाता है। डिवेंचर जो है फिक्स चार्ज फंड करते हैं, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट जो है वो नहीं होते, ठीक है। जो इशू है डिवेंचर का सूटेबल होता है इन द सिचुएशन जब सेल्स एंड अर्निंग जो है रिलेटिवली स्टेबल होती है, राइट। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो फिक्स्ड चार्ज होता है इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर का, जहाँ पे परमानेंट बर्डन हो जाता है अर्निंग ऑफ द कंपनी की तरफ, ठीक है। ये एक रिडीमेबल डिवेंचर है जहाँ पे कंपनी जो है प्रोविजंस बनाती है, जहाँ पे रीपेमेंट करना होता है स्पेसिफाइड डेट को, इवन के जो भी हमारे ड्यूरिंग पीरियड होता है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का, ठीक है। एक जितनी भी कंपनी है, ईच कंपनी उसकी सर्टन कुछ बोरिंग कैपेसिटी होती है, ऐसा नहीं होता है बहुत ज्यादा करके कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसने आगे रिटर्न भी करना होता है, राइट। तो ये आ गया हमारा डिवेंचर्स। उसके बाद नेक्स्ट वन है, तो नेक्स्ट हमारा है कमर्शियल बैंक्स। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करते हैं वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज को, जैसे वहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं डिपॉजिट, इशू किया जाता है लोन को। तो कमर्शियल बैंक जो कस्टमर्स हैं वो एडवांटेज लेते हैं इस चीज़ का, यहाँ पे रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की देखी जाती है। तो कमर्शियल बैंक्स जो है ऑफर करते हैं, जैसे लाइक सेविंग अकाउंट्स हो गए, ठीक है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट हो गए। तो जो लोन है कमर्शियल बैंक का इशू करता है वो वेरी होता है फ्रॉम बिजनेस लोन्स टू, ठीक है, ऑटो लोन्स टू मॉर्गेज, ये सारी चीजें क्या है एक दूसरे से वेरी करती है, अलग अलग होती है। तो कमर्शियल बैंक जो ऑक्यूपाई करता है कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसकी पोजीशन होती है जिसमें फंड दिए जाते हैं। तो इसका डिफरेंट पर्पस होता है, डिफरेंट पीरियड होता है। फर्म जितनी भी ऑल साइजेस की अप्रोच करती है कमर्शियल बैंक्स को, और जनरली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म हो गया, मीडियम टर्म हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है, लोन देती है अगेंस्ट द सिक्योरिटी की, नहीं। तो इसके अब जो कुछ मेरिट्स हैं, तो मेरिट्स है इसके, बैंक जो प्रोवाइड करता है टाइमली असिस्टेंस देता है बिजनेस को, जिसमें प्रोवाइड करता है फंड्स को एज वेन उसको नीडेड होती है, ठीक है, एज अ लोन देखिए उसको नीड जो कंप्लीट करता है। देन सिक्रेसी होती है बिजनेस की जो कि मेंटेन की जाती है एज ए इंफॉर्मेशन जो भी सप्लाइड किया जाता है बैंक को बाय द बोर्डर्स, उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ऐसा नहीं कि हर किसी को बताया जाना, तो वहाँ पे वो सीक्रेट रखा जाता है। फॉर्मेलिटी जो है जहाँ पे इशू करते प्रोस्पेक्टस को अंडर राइटिंग होती है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है रेजिंग लोन के लिए जो बैंक के लिए, ठीक है। लोन लोन जो है फ्रॉम ए बैंक जो है फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो लोन है अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स के रिगार्डिंग है, जो कि रीपेड किया जाता है एडवांस में, ठीक है। और जो फंड्स जो है नॉट ड्यूली होते हैं, राइट। उसके बाद अभी किसी की लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशंस जो है फंड्स जो है जनरली अवेलेबल होते हैं यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए, एंड इट्स एक्सटेंशन जो है रिन्यूअल ये असर्टन होती है, डिफिकल्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो, लेकिन अगेंस्ट सिक्योरिटी दिया जाता है, बैंक भी कुछ सिक्योरिटी लेके उसके बेस पे जो है लोन प्रोवाइड करता है, राइट। बैंकर जो है वो डिटेल करता है इन्वेस्टिगेशन कंपनी की, ठीक है, जो भी अफेयर्स होते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा की, तो आज किया जाता है जो भी सिक्योरिटी ऑफ एसेट होती है या पर्सनल सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है,
ये सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं। लेकिन सम केसेस में डिफिकल्ट टर्म और कंडीशंस होते हैं जो कि इम्पोज किया जाता है बाय बैंक भी, जिस टाइम क्या करना होता है, लोन ग्रांट करना होता है। ऐसा नहीं है हर किसी को ही लोन मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई जो है तो फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ लोन अमाउंट होती है जो इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। फंड जनरली जो अवेलेबल होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, तो जब लॉन्ग टर्म के लिए देना होता है तो बैंक भी सारी इन्वेस्टिगेशन करके ही लोन देते हैं। तो बैंक जो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है कंपनीज के अफेयर्स की, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की, बिफोर इशूइंग अ लोन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है एफआई कंपनी अंगेज होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन सच बिजनेस ऑफ डीलिंग पे, जिसमें मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो डिपॉजिट्स, लोन्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गई, वर्चुअली एवरीवन लिविंग हो गया इन डेवलप्ड इकोनॉमी में, ठीक है, एज एन ऑन गोइंग, जिसमें लीस्ट पीरियोडिक नीड होती है या फिर सर्विसेज जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। ओके, तो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है रेफर करते हैं जिसमें लैंडिंग की जाती है इंस्टीट्यूशन की, डेवलपमेंट बैंक की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो इंडिपेंडेंस की बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, उसने रियलाइज किया जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी है, जो हमारी कंट्री है, वो ओनली कमर्शियल बैंक के थ्रू सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। तो इस केस में जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी असिस्टेंस को, गाइडेंस दी गई है इंडस्ट्रीज को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को। तो जो नीड है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो इसका बेसिकली जो रीजन था, पहले तो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है बोर्डर किया गया। तो ये देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं मैनेजरियल एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस दी जाती है बहुत सारे मैटर्स पे, ओके। तो इसके कुछ मेरिट्स हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है, जो कि प्रोवाइड नहीं कर सकते कमर्शियल बैंक, जिसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है जनरली। तो डिसाइड जो प्रोवाइडिंग किए जाते हैं फंड्स, मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजरिंग को, टेक्निकल एडवाइस भी गिवन दी जाती है यहाँ पे, कंसल्टेंसी भी होती है बिजनेस फर्म के साथ, ठीक है, उसको भी गाइड किया जाता है। तो एज अ रीपेमेंट ऑफ द लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि डज नॉट फ्लो टू मच बर्डन दिया जाता है बिजनेस के ऊपर, तो इजीली है उसको जो है ब्रेक करके ली जाती है, राइट। तो इसकी भी कुछ आगे लिमिटेशंस हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है फॉलो करता है कि रिजिड क्राइटेरिया जिसमें ग्रांट की जाती है लोन को, ठीक है। टू मैनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रोसीजर होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो सर्टन रिस्ट्रिक्शन जो है एज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन जो डिविडेंड पेमेंट है वो भी इम्पोज किया जाता है किसी में जो पावर्स ऑफ बोर्डिंग्स है कंपनी की बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कंपनी जिसकी पावर अच्छी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेती है, ठीक है। जिसकी नहीं अच्छी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है, राइट। अब हमारे कुछ शेयर्स और डिवेंचर्स है जिसका थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे। तो शेयर्स और डिवेंचर जो है बेसिकली इसका जो कंपैरिजन है, तो सबसे पहले आता है मीनिंग। जो शेयर्स हैं वो ओन फंड्स होते हैं ऑफ द कंपनी के, ठीक है, अपनी कंपनी के। जो डिवेंचर्स हैं ये बोरोड फंड होते हैं ऑफ द कंपनी के, ये बोरो किए जाते हैं। शेयर जो है रिप्रेजेंट करते हैं जो कैपिटल होती है कंपनी की, ठीक है, और डिवेंचर जो रिप्रेजेंट करते हैं कि डेट ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो उन्होंने लिया होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। होल्डर, अब होल्डर जो है शेयर्स उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो डिवेंचर का होल्डर है दैट इज नोन एज द डिवेंचर होल्डर, राइट। अब ये जो शेयर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, जो डिवेंचर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। फॉर्म ऑफ रिटर्न, शेयर होल्डर जो है वो डिविडेंड लेते हैं और डिवेंचर होल्डर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, राइट। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। इसके बाद और भी डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज कि अब जो हमारा पेमेंट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, शेयर्स में, तो पेमेंट ऑफ रिटर्न में डिविडेंड जो है वो पेड किया जाता है शेयर होल्डर को ओनली, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से ही दिया जाता है जितना प्रॉफिट होएगा। और जो इंटरेस्ट जो है वो पेड किया जाता है डिवेंचर्स को होल्डर को, इवन चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पे करना ही होगा। अलाउड द डिडक्शन, तो डिविडेंड जो है अप्रोक्सीमेशन में जो है प्रॉफिट ये अलाउ नहीं करता कोई भी डिडक्शन को। ऐसा नहीं होगा कि आप डिविडेंड को कम कर दो, ऐसा नहीं होगा। जो ऑलरेडी फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही है, ठीक है, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस जो एक्सपेंस है तो इसमें अलाउड किया जाता है डिडक्शन को फ्रॉम द प्रॉफिट से, राइट। सिक्योरिटी फॉर पेमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे यस यहाँ पे दी जाएगी, यहाँ पे अगर होगा दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। वोटिंग राइट, तो यहाँ पे होल्डर जो शेयरों उनको वोटिंग राइट्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो होल्डर से डिवेंचर्स को उनको डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, उनको वोटिंग राइट नहीं होता, ओके। अब कन्वर्जन जो है शेयर्स जो है वो कभी भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डिवेंचर में, लेकिन आप डिवेंचर्स को जो है कन्वर्टेड कर सकते हो शेयर्स में, ठीक है। अब रीपेमेंट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर मान लो वाइंडिंग अप हो रहा है तो शेयर्स जो है रीपेड होते हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज
राइट, लेकिन डिबेंचर्स जो है प्योरिटी दी जाती है ओवर शेयर्स की, ठीक है, सो दे आर रीपेड बिफोर द शेयर्स, तो इसको शेयर से पहले जो है वो दिया जाता है। क्वांटम, तो डिविडेंड जो है शेयर्स इज देन देन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है वो चार्ज किया जाता है अगेंस्ट से प्रॉफिट के लिए। ओके, ट्रस्ट डीड, यहाँ पे कोई भी ट्रस्ट डीड नहीं है एग्जीक्यूटेड इन द केस ऑफ शेयर, लेकिन डिवेंचर्स पे जो है इश्यूड होते हैं पब्लिक के लिए, तो यहाँ पे ट्रस्ट जो है पब्लिक का होता है, इसलिए वो डिवेंचर परचेज करती है क्योंकि रेट ऑफ डिनर फिक्स होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।